नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज तीन अहम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। जो तीन सबसे सुलगते हुए सवाल हैं उसमें पहला है कि जमीन से लेकर आसमान तक मोदी सरकार फेल दिखाई दे रही है। जिस तरह से एविएशन सेक्टर का भट्टा बैठा है, यात्री हाहाकार कर रहे हैं, इंडिगो की फ्लाइट्स जिस तरह से कैंसिल हुई हैं, उसने एक बड़ा सवाल पेश किया है। और उधर रुपया है कि गिरते गिरते कहां तक पहुंचेगा इसका पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा सवाल है विंटर सेशन, शीत सत्र में मोदी सरकार फिर बैकफुट पे जाती हुई दिखाई दे रही है, चाहे मसला संचार साथी का हो या फिर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा करने के लिए तैयार होने पर जिस तरह से मजबूर हुई है वह हमारे सामने है। और तीसरा सवाल है बाबरी मस्जिद यानी 6 दिसंबर क्यों जिंदा रखना चाहती है सरकार। इस ऐसे सुलगते हुए सवाल को क्या उसका दांव पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की तरफ है। लेकिन सबसे पहले चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर जिसने देश ही नहीं दुनिया में भारत की साख पर लगाया है बट्टा, और खास तौर से उस समय जिस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में मौजूद हैं, उस समय दिखाई दे रहा है कि क्या जमीन क्या आसमान, हर जगह मोदी सरकार फेल हो गई है। एविएशन सेक्टर का भट्टा बैठ गया है। इंडिगो को सारी फ्लाइट्स देश की राजधानी दिल्ली से जो उड़ती थी सब कैंसिल करनी पड़ रही हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए डीजीसीए कह रहा है कि हम कुछ राहत देंगे, लेकिन यात्री हाहाकार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि रुपया है कि उसका मन ही किया जा रहा है गिरने का। अभी 90 पार हुआ है, कब 100 पहुंचेगा, यानी अर्थव्यवस्था पर बड़ा बट्टा लगा हुआ है इस समय। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। मेरा मानना है कि ये एक चेतावनी है। किसी भी सेक्टर में एकाधिकार हो, एक दिन ऐसा ही संकट पेश आता है। इंडिगो इसकी ही मिसाल है। और जहां तक रुपये का सवाल है, तो रुपये का रोना कौन रोए, वो तो मनमोहन सिंह के जमाने में खबर बनता था। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा बहुत साफ मानना है कि दोनों ही जो सवाल हैं, एविएशन सेक्टर के भट्टा बैठने के या फिर रुपए के गिरने के, यह दोनों जो इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, यह दरअसल अर्थव्यवस्था की इमरजेंसी लैंडिंग है। सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, दोषी कौन, सरकार क्यों सो रही है, सरकार क्यों नहीं जागी, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि इंडिगो का जो हाल है आज, वो जो पूरी तरह से निजीकरण जो एविएशन सेक्टर में हुआ है उसका फेलियर है। और आलम ये है कि लो कॉस्ट एयरलाइन कहने वाली एयरलाइन आजकल एक एक लाख टिकट बिक रहा है और अफरा तफरी मची हुई है चारों तरफ। अदिति, जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो काफी परेशान करने वाली है। इस तरह की तस्वीर अभी तक हमने नहीं देखी थी। अभी तक जब यात्री बेहाल होते थे तब वो ट्रेन लेट हो रही है, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, कोहरा आ रहा है, ये तस्वीरें आती थी। और वहां नेचर की मार बताया जाता था कि फॉग है, क्या किया जा सकता है। लेकिन यह तस्वीर जहां एविएशन सेक्टर का भट्टा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि यह जो मोनोपोली है उसकी वजह से हुआ है और सरकार इस पे जागी नहीं है। तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाए आपको, जबकि हम देख रहे हैं एक हफ्ते से लगातार खबरें आ रही हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। पहले दिन 10, 20, 50, 150, 550, और आज की तारीख में है कि देश की राजधानी दिल्ली से इंडिगो की एक भी फ्लाइट उड़ने की स्थिति में नहीं है। सरकार कहाँ है? हाँ, बिल्कुल यही बात आपकी सही है। तो और ये मेरे ख्याल आप जैसे कह रही थी, ये दिल्ली में पहली बार हुआ है कि एक साथ इतनी फ्लाइट्स कैंसल हुई हैं। दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि ये जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, इसमें ये पूरी जो सरकार की नीति है, जो पहले तो इन्होंने लो कॉस्ट में इतने सारे एयरलाइन किए, उसके बाद एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद इंडिगो के ऊपर दूसरा ये जो इनकी मॉनिटरिंग रेगुलेटरी प्रोसेसिंग है, इनको पूरा जो ये स्टाफ का इन्होंने नया एक जो रूल बनाया था, उसका इंडिगो पूरी तरह पालन कर रही है कि नहीं, ये मॉनिटरिंग हुई नहीं है। जिसके कारण ये है कि अभी जिसे कहते हैं ये एक पीक सीजन है, क्रिसमस हॉलिडेज में लोग आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, जनता इधर उधर जा रही है, अपने लोगों से मिल रही है। उस टाइम पे इतनी अफरा तफरी मची हुई है देश में, और जैसा कि आपने बोला कि राष्ट्रपति पुतिन आए हुए हैं, इसमें देश की साख के ऊपर ये, और इसमें तो सिविल एविएशन मंत्री कहाँ है, नदारद नजर आ रहे हैं बिल्कुल। मुकुल, जैसा कि अदिति कह रही हैं, लेकिन इसमें एक और जो बड़ा सवाल है
कि इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है एविएशन सेक्टर की, और उस एविएशन सेक्टर की जिसके बारे में मोदी जी ने कहा था कि ऐसे अच्छे दिन आ जाएंगे कि हवाई चप्पल पहनने वाला सेक्शन भी यात्रा करेगा, और मोनोपोली का एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया था और सरकार जागने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी इंसिडेंट होने के बाद बात हो रही है कि भाई अब हम नियम थोड़े से रिलैक्स करेंगे, पायलट को जो समय देना था वो कम करेंगे। अभी अभी जो डीजीसीए में जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका हस्तक्षेप हुआ, लेकिन अब जब यात्री कोहराम कर रहे हैं तब नहीं, तो इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक जो मैं बात कर रहा था वो लो कॉस्ट वाली, कि एक संकट के समय दूसरी एयरलाइंस को और भारत सरकार को हस्तक्षेप करके एक सस्ती फ्लाइट उपलब्ध करानी चाहिए थी, लेकिन वो लोग किराए बढ़ा रहे हैं। एक तो ये कि संकट आपदा में अवसर ऐसा बन गया हमारे यहाँ सूत्र वाक्य कि वो आपदा में अवसर होता है। दूसरा ये नियमों की बात जो है, नियम वो वाकई में अगर आप देखे जाए तो वो नियम ठीक थे, यानी वो नियमों का पालन उस तरह नहीं हो रहा था, यानी कम स्टाफ ज्यादा उड़ाने ले रहा था। अब एक नियम बनाया गया था कि भाई आपको उन्हें एक सप्ताह में कितने घंटे काम लेना है, लगातार नाइट शिफ्ट लेनी है नहीं लेनी है, रेस्ट देना है। ये एक मेहनतकश या कोई भी वर्ग हो, चाहे वो पायलट है चाहे वो उसकी क्रू मेंबर है, उन सबके लिए एक जरूरी था। यानी आपने एक नियम लागू किया एक हित में, तो उसका नतीजा पता चला कि वहां तो कुछ था ही नहीं, अचानक से केओस हो गया। यानी आप पे स्टाफ नहीं था और आपने इतनी उड़ानें करनी शुरू कर दी थी, यानी आप कितना शोषण कर रहे थे, इससे ये भी पता लग रहा है। तो आपने जिस तरह से हम लो कॉस्ट हर सेक्टर में देख रहे हैं और उसमें किस तरह से शोषण हो रहा है, अगर आप जरा सा नियम लागू करें तो कैसे संकट पेश आएंगे। और वही मोनोपोली वाली बात कि आपने एक उसको इंडिगो को इतना बढ़ा दिया, कोई बहुत पुरानी इंडिगो नहीं है। हमारी एयर इंडिया का क्या हाल हुआ, इस समय 60% नहीं, मैं कह रहा हूं कब वो शुरू हुई, 2006 के आसपास। मतलब वो इतनी तेजी से उसे बढ़ाया और वो ये देख रहे थे कि वहां कोई नियम रूल रेगुलेशन लागू नहीं थे, और जैसे ही लागू हुए तो वो धड़ाम से गिरा। तो एक बात तो साफ है कि आपने नियम लागू किए, 18 महीने का समय दिया, और इन 18 महीने तक सरकार बहादुर शांति से सोती रही। ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अब किसी भी तरह से डैमेज कंट्रोल है। उधर अदिति, जो रुपया गिर रहा है, हम सब याद करते हैं बतौर पत्रकार कि जब पहले रुपया गिरता था मनमोहन जी के समय, तब हम लगातार खबरें करते थे कि भारत की साख, और हमारे परम आदरणीय मोदी जी लगातार भाषण देते रहते थे मुख्यमंत्री के तौर पर कि आबरू गिर रही है, देश की आबरू गिर रही है। लेकिन अब देखिए 90 पार हो चुका है और 100 कब पहुंच जाएगा पता नहीं। लेकिन कोई चिंता नहीं है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। और जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं भारत सरकार के, वो कह रहे हैं कि मेरी नींदें हराम नहीं हुई हैं, अभी नींद हराम होने का टाइम नहीं आया है। नहीं, नींद हराम होने का टाइम नहीं आया। और वित्त मंत्री ने तो ये भी कहा है कि रुपया गिरना तो जो कह रहे हैं आपदा में अवसर की बात है। उन्होंने ये बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, देखिए एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है, इनको फायदा हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को, हो सकता है एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा, लेकिन भारत में और भी तो सेगमेंट्स हैं। और आम नागरिक को, आम जनता को आप अगर ऑयल इंपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा या कुछ बढ़ेगा तो मुझे और आपको या गरीब जनता के ऊपर उसका असर पड़ेगा। छात्र जहां तक है, छात्र जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे थे या कुछ चाह रहे थे, कुछ लोग अपने पूरे प्रोग्राम रद्द कर रहे हैं। वो लोग एजुकेशन लोन लेके पढ़ना चाह रहे हैं। सबके अपने एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस आपने ही जगाए हैं उनके अंदर। लेकिन अब रुपया इस तरह से गिर रहा है। और जहां तक आपने बात की है हमारे प्रधानमंत्री क्यों, पूरा तबका आप देख लीजिए, बॉलीवुड वगैरह कितना मजाक उड़ा रहे थे मनमोहन सिंह का रुपए को लेकर। अब वही लोग एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, मीडिया में कोई इस पे चर्चा नहीं हो रही है। तो मतलब ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि सरकार की तरफ से, तो आपने सही कहा, नदारद लग रही है जहां तक सवाल। मुकुल, बहुत दिलचस्प बात है कि रुपया गिरना मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। आज की तारीख में लोग बताने वाले बहुत आ गए हैं नीति आयोग के, चाहे राजीव जी हों या फिर हमने देखा कि प्रधान अर्थशास्त्री जो हैं मोदी जी को सलाह देते हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा है। जबकि अभी तक सब लोग जानते हैं कि रुपए के गिरने का मतलब है कि भारत का खजाना खाली होना। बाकी हमारी आपकी जेब से जो जाएगा, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो खत्म होंगे। और एक्सपोर्ट की जो बात है उसको लेकर भी अर्थशास्त्रियों ने बता दिया है कि भारत के जो एक्सपोर्ट है, यानी हम जो भेजते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे निर्यात पर भी डिपेंड करता है। तो अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ रहा है और हम ड्रम बजा रही है सरकार। तो यही मैंने कहा था कि ये खबरें जो थी वो मनमोहन सिंह के जमाने की खबरें थी, जब हम इस पर हाहाकार करते थे।
पर मुझे लगता है जो चुप्पी है ये एक क्राइम है। ये क्राइम है जो मीडिया ने अपनाया है। मीडिया ने इसी सवाल पर, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहते थे मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है रुपया नहीं गिरता है, ऐसे क्यों गिर रहा है उसका एक स्पष्टीकरण आना चाहिए था, और उससे कितना नुकसान हो रहा है। आप निर्यात की बात करें कि निर्यात बढ़ सकता है, चलिए निर्यात बढ़ गया, लेकिन उसकी कॉस्ट भी तो वो लोग हमें कम ही पे करेंगे ना फिर, उस तरह से अगर देखा जाए। और आयात तो महंगा है ही, कि आयात तो महंगा होगा। आयात महंगा होने से कितनी महंगाई बढ़ेगी, हमारी तमाम चीजें बाहर से आती हैं, और उसके बहुत सारी जो यहाँ भी निर्मित होती हैं वो भी उसके कई हिस्से बाहर से आते हैं। तो ये एक बड़ा संकट है। मुझे लगता था कि इस पर एक बात होगी। अभी सब आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड की बात की या नेताओं की बात की। सुषमा स्वराज का भी हमें भाषण याद है जो संसद में उन्होंने दिया था कि किस तरह से रुपया गिरने से प्रतिष्ठा गिरती है देश की, प्रधानमंत्री की, यही मोदी जी बोल रहे थे। लेकिन मुझे एक ये भी आता कि इनसे कोई पलटकर सवाल नहीं पूछता जी। ये भी तो एक संकट है ना, कि पलटकर नहीं पूछता कि आप ही ये कह रहे थे, आज ये कैसे बदल गया। तो वही मसला है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी जी हैं तो सब कुछ अमृतकाल है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, लेकिन अमृतकाल में भी कम से कम यह तस्वीरें जो हमारे सामने हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, और वह भी हाहाकार उस सेक्शन में मचा हुआ है जो अभी तक आराम से हवाई यात्रा करता था। तो तस्वीरें आप कितना छुपाएंगे, सच तो सामने आता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ। विंटर सेशन, शीत सत्र चल रहा है, और ऐसा जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे एक बात साफ है कि इस बार फिर मोदी सरकार बैकफुट पर है। उसने पूरी कोशिश की संचार साथी ऐप के जरिए कंट्रोल करने की, अद्भुत कल्पना की कि वह 140 करोड़ नागरिकों की जासूसी करेगी, बेडरूम से लेकर जंगल तक उसकी निगाह उनके साथ रहेगी। इसका कड़ा विरोध हुआ, एक्सपोज हुआ, तब वापस लेना पड़ा। और साथ ही साथ विपक्ष जो मानसून सत्र से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा के लिए मांग कर रहा था, इस सत्र में चुनाव सुधार के नाम पर उस पर चर्चा करने पर सरकार तैयार हुई है। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा ये मानना है कि संचार साथी जहां तक जो एप्लीकेशन है, ये जो है सिर्फ मैंडेटरी नहीं होगा, यही सरकार ने वापस लिया है। उससे जो एक प्राइवेसी के ऊपर खतरा बना हुआ है वो बना ही रहेगा। और जिस तरह आधार को शुरू में इन्होंने वॉलंटरी कहा था और बाद में उसको हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया था, बहुत जल्द ये हम जो आप बता रहे हैं वो बहुत जल्द होने वाला है कि हम पूरी तरह से एक सर्वेलेंस में रहेंगे सरकार की। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा भी मानना यही है, जैसे अदिति ने कहा, कि मेरा अनुभव भी यही कहता है कि इस सरकार या इसके मंत्री की इन बयानों पर मैं यकीन नहीं कर सकता। ये किसी ना किसी बहाने पिछले दरवाजे से फिर लागू होगा। संचार साथी नहीं, संचार जासूस है। और ये इसे, जैसे हमने एसआईआर को देखा, एनआरसी को लागू किया गया एसआईआर के बहाने, ये सब कह रहे हैं सारे जानकार। और इसी तरह से संचार साथी भी किसी ना किसी तरह हमारे जीवन में फिर ये अनिवार्य कर देंगे। और जासूसी एक तरह से अभी बहुत सर्विलांस स्टेट हो गया है, वो बिल्कुल 100% जिस तरह से इजराइल है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जैसे जो सबसे बड़ा स्लोगन चलता है, मोदी है तो मुमकिन है, इस समय शीत सत्र में यह दिखाई दे रहा है कि भारत का लोकतंत्र बचा हुआ है क्योंकि विपक्ष है। विपक्ष है तो मुमकिन है कि संचार साथी ऐप को आपको वापस लेना पड़ा। विपक्ष है तो मुमकिन है कि एसआईआर पर मजबूरी में ही सही, दिल पर पत्थर रख के ही सही, लेकिन सरकार बहादुर को इस पर चर्चा करने के लिए दिन तारीख देनी पड़ गई। निकलेगा क्या वो अलग बात है, लेकिन एक एक इंच के लिए लड़ाई तो चल रही है, और कम से कम भारतीय लोकतंत्र के लिए यह एक शुभ संकेत है। मुकुल, जो तस्वीर दिखाई दे रही है संचार साथी की, अगर हम बात करें, संचार साथी की खबर अगर राइटर्स ने ब्रेक नहीं की होती, अगर एप्पल ने इस पे अपना विरोध ना जताया होता, तो शायद शीत सत्र चला जाता, हमें पता भी ना चल पाता। हम बेचारे 140 करोड़ भारतीय नागरिकों को कि फोन के लिए इस तरह का एक फरमान साहेब ने जारी किया है। वह तो ठीक उसी समय खबर आ गई तो पता चल गया, और इस पर शुरू में तो सरकार कह रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहुत आराम से कह दिया कि नहीं नहीं ये वॉलंटरी है, इसमें क्या ऐसा हंगामा है। लेकिन हंगामा मचा, सरकार की बैंड बजी, तब वापस लिया। तो यह भी तो एक दिखाई दे रहा है कि वापस तो लेना पड़ रहा है। हाँ, तो यही वाली एक बात है कि देखिए किस तरह से कैमरे के सामने, राष्ट्रीय मीडिया के सामने हमारे मंत्री जी ने झूठ बोला
कि वॉलंटरी नहीं है, बड़ी मासूमियत से कहा उस पर तो मर जाएंगे, उसे कोई चाहे डिलीट कर दे, डिसेबल कर दे, क्या मतलब, जैसे और ऐप होते हैं। हाँ, मतलब कहा कि लेकिन वॉलंटरी है जी। लेकिन तब तक वो आदेश वापस नहीं हुआ था जो दिया जा चुका था, और उसमें दो तरह से था कि एक तो नए फोन जो आएंगे उनमें ये इंस्टॉल होगा, और जो पुराने फोन हैं हमारे आपके जो पहले से हैं उसमें वो सॉफ्टवेयर के जरिए चेंज हो जाएगा, जैसे हो जाती हैं चीजें, यानी वो ऐप हमारे यहाँ आ जाता। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, बड़ा सवाल ये है कि इससे इनकी मंशा का पता लगता है कि मंशा क्या है। मैं ये मानता हूं कि किसी ना किसी बहाने ये दोबारा से आएगा। और देखिए, आप जैसे आधार लाए थे ये, जैसे अदिति ने कहा, फिर उसके जरिए किया क्या इन्होंने, उसके जरिए अब तो बता दिया एसआईआर में अब उसका कोई देखिए, महत्व नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने आधार से क्या किया, मनरेगा मजदूरों के नाम काट दिए, वहां पंचिंग नहीं हो पा रही, वहां आपकी अटेंडेंस नहीं लग पा रही। इसी तरह से अब आपको पता लगेगा कि ये योजना लेनी है तो आपको संचार साथी चाहिए होगा, आपको कोई एफआईआर लिखवानी है मोबाइल गुम हो गया तो आपको संचार साथी लेना होगा। तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे कुछ इन ना तरह लाएंगे, और ये अपनी मंशा पे कायम है। वो जो संचार साथी वाला वो है, वो पेगासस का ही भारतीय संस्करण है। वो छुपे रूप में आया था, ये खुले रूप में आया है। तो देखना है कि आगे खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन अदिति, यह भी दिखाई दे रहा है कि विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। संचार साथी इस फरमान से पहले भी लागू था। तमाम जगहों पे विज्ञापन आना, सरकार का ये कहना कि आप अपने फोन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हंगामा इसलिए मचा कि उसे मैंडेटरी करना, कि आप डिलीट नहीं कर सकते, यह फरमान हमारे सामने आया। लेकिन देखिए, जिस तरह से सरकार को फाइनली पूरा मानसून सत्र स्वाहा हो गया एसआईआर पे डिबेट के मामले में, और संसद का मकर द्वार जो हमें दिखाई दे रहा है, मकर द्वार दरअसल जंतर मंतर बन गया विपक्ष के लिए। रोज वहां प्रोटेस्ट होता है। ये पहली बार है भारतीय लोकतंत्र में, और खास तौर से जो नई संसद, संगोल संसद बनी है, कि उसका श्री गणेश विपक्ष ने ये किया कि हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट जाया नहीं जाते, उसका असर तो पड़ता है। बिल्कुल भाषा। और इस बार मुझे तो विपक्ष का जो आक्रामक एकदम जो पोस्चर है, शुरू से ही उन्होंने पहले दिन से एक दबाव बनाना शुरू कर दिया है एसआईआर को लेके और बाकी चीजों को लेके। और इसमें मैं कहूंगी कि बिल्कुल सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे गई है। लेकिन जैसा मुकुल जी कह रहे हैं, जहां तक एसआईआर पे डिस्कशन करेंगे, आगे होगा क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन संचार साथी का जहां तक सवाल है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि अभी तक उन्होंने ऑर्डर के डिटेल्स ही नहीं जारी किए हैं। वो आरटीआई करके फिर डिटेल्स लेंगे, तो जी। उसमें अभी हमें मालूम नहीं है क्या है। और दूसरा ये है कि क्या ये अपनी खुद की इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब क्यों चाहिए आपको ये? आपके पास इतनी संस्थाएं हैं जिसके पास आपको करनी है सर्वेलेंस, आप कर सकते हैं। क्यों जी। चाहिए? क्या है इसके पीछे पूरी मंशा जो इन्होंने कहा है, ये सब सर्विलेंस देखना काफी कुछ पड़ेगा। हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि मोदी जी को अपने 140 करोड़ के परिवार पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस तरह की निगरानी चाहिए। और इसमें जो पेगासस पिछले दरवाजे से आया था, अब उसे सामने के दरवाजे से एंट्री कराने की कोशिश की गई। इस पर निगाह जरूर बनी रहेगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम सवाल की ओर। 6 दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर, यानी जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वह दिवस, उस दिवस को शौर्य दिवस के तौर पर मनाने के लिए राजस्थान के एक मंत्री फरमान जारी करते हैं, हंगामा मचता है, उसे वापस लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रिय रक्षा मंत्री राजनाथ जी कहते हैं, ले आते हैं जवाहरलाल नेहरू को और कहते हैं, कहां से कहते हैं किसी को पता नहीं, कोई तथ्य नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को बनवाना चाहते थे सरकारी फंड से। तो यह तमाम तस्वीरें और इनका क्या कनेक्शन है पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि वहां पर भी राजनीति बाबरी मस्जिद को लेकर गरमाई हुई है। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा में बाबरी मस्जिद एक बहुत महत्व की भूमिका रही है उनकी, बीजेपी को इस मुकाम तक लाने के लिए। लेकिन अब बीजेपी को 240 की जो मार है, उसमें उनके पूर्व सिर्फ मंत्री ही नहीं, पूर्व भाजपा अध्यक्ष झूठ का सहारा लेकर बाबरी मस्जिद के बारे में बातें कर रहे हैं और कॉलोनियल माइंडसेट को नकारने वाले कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल से ही अपने को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा मानना है कि राम मंदिर से ज्यादा बाबरी मस्जिद बीजेपी के लिए फायदेमंद रही। उसका होना, उस मुद्दे का होना उसके लिए लगातार फायदेमंद रहता है। तभी बहुत दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ा ये मुद्दा सरकारी स्तर पर, रक्षा मंत्री के स्तर पर, जिन्हें बहुत सीरियस कहा जाता है,
उनके स्तर पर ये उठाया गया और निशाना वही बंगाल का चुनाव है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि घी डलता रहे, आग जलती रहे, हवन करते रहें, डांस करते करते बाबरी मस्जिद को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और खास तौर से जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और वहां पर टीएमसी के एक विधायक यह अनाउंस करें कि मैं बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा हूं इतने साल बाद, यानी एजेंडा बिल्कुल चुनकर लाया गया है। एक ऐसा जख्म जो भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़े कलंक के तौर पर हमारे सामने है, बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना 6 दिसंबर को, जिसे शर्म और कलंक दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है, आज उसे शौर्य दिवस के रूप में मनाने की कल्पना करना खतरनाक है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है कि बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, और इसका एक सिरा जुड़ता है जिस तरह से 25 नवंबर 2025 यानी अभी मोदी जी ने अयोध्या में भव्य दिव्य जो मंदिर बना है उसमें धर्म ध्वजा फहराई और याद किया कि इसको बनाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनके शौर्य को याद किया। तो तस्वीर तो बिल्कुल साफ है कि ऊपर से लेकर नीचे तक उस जख्म को जिस पर देश शर्मिंदा हुआ, तमाम लोगों ने खबरें की, आज एक गर्व के दिवस के तौर पर मोदी जी भी मनाते हैं, राजस्थान के मंत्री दिलावर जी भी मनाते हैं, राजनाथ सिंह उसमें अपने पुराने शत्रु जवाहरलाल नेहरू को भी ले आते हैं। नहीं, इसमें देखिए एक चीज हुई है कि राम मंदिर जब ये बनाने की बात आई और वो बाबरी मस्जिद को जब गिरा दिया गया, बहुत सालों से अब शौर्य दिवस या काला दिवस लगभग ठंडे बस्ते में चला गया था। लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि अब हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बन गया। अब इस पर तो आपने देखा होगा कहीं भी अब प्रोग्राम नहीं होते थे, पहले होते थे। शौर्य दिवस विहिप मना रही है, बजरंग दल मना रहा है या काला दिवस मना रहे हैं, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इनके हिंदुत्ववादी हो, किसी ने अब इस मुद्दे को छोड़ दिया था। इन्हें लगा कि राम मंदिर बनने से इन्हें कुछ फायदे होंगे। राम मंदिर बन गया, अयोध्या की सीट हार गए, ध्वजा फहरा दी, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पा रहा। वो क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद का होना उनके लिए बहुत जरूरी था, तभी उन्होंने आडवाणी और अटल बिहारी जो थे वो उन्होंने भी कहा था कि अरे ये तो क्या हो गया। यानी वो चाह रहे थे कि वो बनी रहे, मुद्दा बना रहे, मुद्दा गरमाता रहे। वही आपने कहा ना, आग घी डलता रहे, आग जलती रहे। अब क्या हुआ है कि अब एक तरफ तो टीएमसी विधायक को तैयार किया गया, नाम बड़ा दे के ढूंढ के लाए हैं, हुमायूं कबीर। हुमायूं साहब हैं जो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। 92 में मस्जिद शहीद हुई, कब बनवाएंगे? अब 2025 में वो बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद बंगाल में चुनाव है। इतने साल उन्हें याद नहीं आई, उन्हें टीएमसी से निकाल दिया गया, लेकिन तब भी वो तैयार है, रैली निकालेंगे, ये करेंगे। ये पूरी एक तैयारी है, बीजेपी की पिच पर वो खेल रहे हैं, उन्हीं का मोहरा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, यानी उनकी बात को थोड़ा सा सीरियस लिया जाता था, मोदी जी की बात को तब लोगों ने बहुत सीरियस लेना बंद कर दिया, लेकिन राजनाथ को फिर भी उन्होंने कहा कि नेहरू जी, बाबरी मस्जिद कब बनी थी, नेहरू कब पैदा हुए, कब मरे, वो कब बनवा रहे थे, क्या मरम्मत के लिए भी कह रहे थे। उनकी तो हमेशा ही पॉलिसी रही, चाहे सोमनाथ मंदिर हुआ चाहे कोई हुआ, कि सरकारी खर्च से नहीं होगा, ये पब्लिक फंड से होगा। लेकिन अदिति, एक बात तो बिल्कुल जो साफ दिखाई दे रही है कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी राजनीति गरमा रही है, तो एसआईआर के बाद आपको क्या लगता है कि अब वहां पर बाबरी मस्जिद को लेकर मुद्दा बनेगा? क्योंकि बिहार में भी उन्होंने जानकी मंदिर को लेकर एक मुद्दा बनाया था कि देखिए हमने वहां भव्य मंदिर बना दिया, यहाँ जानकी मंदिर बनाया। तो बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है? मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि बंगाल में काफी मुस्लिम्स का काफी परसेंटेज काफी ज्यादा है। तो ये जरूर डिवाइड एंड रूल, इनके पास और कुछ है नहीं, अभी यही मुद्दा है जिससे इनकी थोड़ी पोलराइजेशन होगा। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, चुनाव जो आ रहे हैं, अब आप अगर यहाँ पे ज्यादा ये दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। और वहां पे भी वहां के एक नेता ने ये बोला है कि ये तमिलनाडु जो है, इसको हम साउथ का अयोध्या बनाएंगे। आप जानती हैं वहां पे मंदिर में दीप, वहीं पे मस्जिद है, दरगाह है, और वहां पे सालों से दोनों साथ रह रहे हैं। वहां एक दीप जलाने को लेके कितनी मारकाट मची है। तो ये इनका पूरा जो है ना डिवाइड एंड रूल का जो एजेंडा है, वो चुनाव के चलते दोबारा जो है तेजी पकड़ेगा, ये मैं मानती हूँ, बंगाल खासकर, और अब तमिलनाडु में भी। चलिए देखते हैं कि किस तरफ बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो एक तस्वीर सामने है कि मोदी सरकार घिरी हुई है और जमीन से लेकर आसमान तक जिस तरह से कोहराम है उसे कैसे मैनेज करेगी। डैमेज कंट्रोल की बहुत तैयारियां हैं, खबरें चाहे पीएमओ के भीतर से हों या बाहर से हों।
मोदी जी के लिए फिलहाल बहुत अच्छी खबरें नहीं है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।